नमस्ते सबको। और इस टाइम में जब सब लोग अपने घर में बैठे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी कहना चाहिए कि पुरानी यादों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से हम आपके साथ हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी। सुरेंद्र चौधरी जी जो कि बहुत ही जाने माने हिंदुस्तान के एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि टाइम में हम लोगों का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है आयुर्वेद में, उसके लिए उनका क्या कहना है। डॉक्टर चौधरी नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्कार इंदु। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अभी कोरोना टाइम में हालांकि आयुर्वेद में हम सबका विश्वास शुरू से ही था, लेकिन इधर बहुत ज्यादा उसमें विश्वास बढ़ गया है। अगर हम काढ़े की बात करें या फिर किसी और भी तरीके की बात करें, कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आयुर्वेद पे ही बहुत ज्यादा उसी की दवाइयां खाते हैं। तो ये इधर कोरोना टाइम के पूरे सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम दिसंबर 2019 से लेकर और अभी अप्रैल 2021 तक का समय, जो लगभग 1.5 वर्ष हो गया है, इसमें जो एक चीज निश्चित रूप से हुई है वो ये हुई है कि आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस बढ़ी है। बिल्कुल। और आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं बढ़ी कि ये हमारे भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, बल्कि इसलिए बढ़ी चूंकि ये काम करता। आप मेरे रिकमेंडेशन पर किसी चीज को एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, अधिक से अधिक 3 बार ले सकते हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं करेगा तो आप फिर उसको मुझे कुछ भी कह के बहका दें, लेकिन आप उसको यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये काम कर रहा है और इस पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। आरंभ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ प्रोटोकॉल्स जारी किए थे। उसके पीछे एकमात्र कारण यही था कि सेल्फ मेडिकेशन समटाइम्स बड़ा खराब हो जाता है। जैसे बिल्कुल। कई यूट्यूब पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम देखते हैं, वो कहते हैं कि 1 चम्मच काली मिर्च जी। ले लीजिए। तो 1 चम्मच काली मिर्च का मतलब क्या है? या वो 1 ग्राम होगी, 2 ग्राम होंगी, 3 ग्राम होंगी, या नंबर्स में होंगी 2, 4, 5, 6। तो इससे क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल बन जाता है कि हमें ये चीज इतनी ही मात्रा में लेनी है। तो पिछली बार इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर काफी सारी औषधियों का प्रचलन हुआ, और जिसमें गिलोय बड़ी प्रमुखता के साथ में रही। जिन लोगों ने कभी गिलोय का जी जी नाम भी जी। नहीं सुना था, वो लोग भी गिलोय को जानने लगे और रोज उसको प्रयोग भी करने लगे। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद का एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस लेवल खास तौर से पढ़े लिखे लोगों बढ़ा। में। जी। तो जब जैसे अभी आपने गिलोय का जिक्र किया, तो जब गिलोय की बात आती है तो हर इंसान की जो बॉडी की प्रकृति है वो अलग अलग होती है। सबके लिए एक ही मात्रा में काली मिर्च या गिलोय नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे में एक ऐसा मापदंड या एक ऐसी मात्रा जो सबके लिए काम करे, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए इंदु जी, आपने ये सवाल वैसे तो सही उठाया, और ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट का जो थॉट है वो ये भी है कि सेम डिजीज अगर 2 इंडिविजुअल्स को है तो देयर आर चांसेस जी। कि उन दोनों की औषधियां अलग अलग तरह की हों। सो ये इंडिविजुअल प्रकृति एस्टिमेशन एक टेक्निकल विषय है। लेकिन जो वात पित्त और कफ जो प्रकृति का मोटे तौर से माना जाता है, ऐसे हमारी बहुत सारी औषधियां या बहुत सारी हर्ब्स हैं जो तीनों पर इक्वली काम करती हैं। उनको कहते हैं त्रिदोषग्न, त्रिदोष हग्न, यानी कि तीनों दोषों को बराबर बराबर वो। तो गिलोय भी एक ऐसा है कि इसको किसी भी प्रकृति का व्यक्ति ले सकता है, ये त्रिदोषग्न है। तो रही बात मात्रा की, इसके दो प्रारूप मार्केट में हमें मिलते हैं। एक होता है फ्रेश, यानी कि ये अमृता एक इतनी अद्भुत औषधि है। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर कहीं आपको किसी गार्डन में या आपके पास में अमृता लगी हुई हो, गिलोय लगा हुआ हो, और उसकी चूंकि बेल होती है, तो आप उसका अगर एक डंडी काट देंगे तो आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद में वहां से स्पाइक्स निकलना शुरू हो जाती है। और वो रूट्स होती हैं बेसिकली। स्टेम होता है गिलोय, लेकिन अगर स्टेम को आप काट देंगे तो 3-4 दिन के अंदर ही उससे निकलने लगती हैं।
जहां भी उसको रूट मिलेगी, अगर वो जमीन में है तो वो जमीन में चली जाएगी। तो इसी वजह से कहते हैं ना कि अमृता नाम ही इसलिए इसका रखा है कि ये कभी मरती नहीं है। अच्छा। तो अगर आपको पास में गिलोय है और वो फ्रेश है तो उसकी डोज अलग होगी, और अगर आपके पास में सूखी हुई डंडी है तो उसके अलग होगी। तो हम क्या एडवाइस करते हैं, चाहे वो फ्रेश हो या सूखी हो, अगर टेबलेट फॉर्म में नहीं है तो उसका 1 अंगुल, 1 अंगुल मीन्स हो गया लगभग लगभग 1 इंच या 1.5 इंच, जी जी जी। इस तरीके की एक पार्ट उसका ले लें। तो वो एक डोज के लिए, यानी कि 1 कप में अगर हमें उसको डालना है तो उतना वो सफिशियंट होता है एक यूनिफॉर्म डोजेज में। हम्म हम्म। और अगर आपने टैबलेट के रूप में कहीं से लेना है तो वो 250 मिलीग्राम मिनिमम होना चाहिए। जी। तो डोज, ये एक सर्वमान्य डोज ऐसे हम लोग निर्धारित करते हैं। ओके। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम बढ़ाने की, क्योंकि कोरोना से जो हम लोग की लड़ाई है, इसके लिए यही हो रहा है कि अपना इम्यून सिस्टम हम सबको बढ़ाना है। तो उसके लिए अगर ये मैं पूछूं कि सही मात्रा किन किन चीजों की हम लें जिससे कि हमारी इम्यून जो सिस्टम है वो बढ़े, और खास तौर पे महिलाओं के लिए क्या अलग से कुछ औषधि या मात्रा है, और पुरुषों के लिए अलग है कि सबके लिए सेम है, एंड बच्चों के लिए नहीं भी देख, अगर बात की जाए। जी जी जी, देखिए क्या है कि जो आयुर्वेद की औषधियां हैं वो 2-3 तरह से काम करती हैं, और उनको उसकी तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम इम्यूनिटी पर भी अगर बात करें तो जैसे अश्वगंधा, एक एग्जांपल दे रहा हूं। जी। अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलोय है, सुंठी है जिसको सूखा अदरक जिसको कहते हैं, ड्राई जिंजर, सोठ। काली मिर्च है, हाँ, सौंठ, सौंठ जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत सारी इस तरीके की सर्वसुलभ औषधियां हैं कि जिनका इम्यूनिटी पर बहुत अच्छा प्रभाव है। और ये अकेली ऐसी मेडिसिन नहीं है कि हमने लिख दिया या 5,000 साल पहले लिखा हुआ था तो वो हम मान लें। अब इन सब पर बहुत अच्छा सा साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, हाई इंपैक्ट जर्नल्स में उनके रिजल्ट भी पब्लिश हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मुलेठी, मुलेठी एक छोटी सी और सर्वसुलभ चीज होती है, हर जगह मिल जाती है, यष्टि मधु के नाम से जिसको बोलते हैं। 2005 में जब पहली बार सार्स कोविड आया, अब ये कोविड 19 है, नया स्ट्रेन आया कोविड 19 का, बट कोविड नया नहीं है। 2004 में भी सार्स के नाम से इसका पहली बार आया था। तो उसके बाद 2005 में एक बड़ा सैंपल लेकर यष्टि मधु पर काम हुआ, और 2005 में वो पब्लिश हुआ पेपर। और उसमें 2 चीजें पाई गई कि दिस इज ए वंडर ड्रग जो 2 तरह से काम करती है। एक तो जो वायरस है उसका जो अटैक होता है बॉडी में उसको रोकती है, और अगर किसी वजह से वो आ गया तो सेलुलर लेवल पर उसका प्रोलिफरेशन भी रोकती है, यानी कि उसको आगे बढ़ने से भी रोकती है। तो जी इस जी जी। तरीके से महिलाओं के लिए हम केवल और केवल एक अतिरिक्त औषधि यूज करवाते हैं जो पुरुषों को हम नहीं एडवाइस करते, वो है सतावर। अच्छा। जी, सतावर जो है वो फीमेल के लिए बहुत अच्छा औषध माना जाता है, पुरुषों के लिए भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम्म। औषधि के रूप में महिलाओं को चूंकि जो हार्मोनल कुछ चेंजेस होते हैं उसमें भी वो काफी लाभदायक होता है। तो इस तरीके से ये सर्व सामान्य 8-10 औषधियां हैं। इनका हम, जरूरी नहीं है सबको इकट्ठा करके चूर्ण बना के ले सकें, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 कैप्सूल एक साथ खा रहे हैं, हल्दी भी खा हाँ, रहे मैं हैं, वही आपसे तुलसी पूछने भी वाली खा थी रहे हैं। कि अभी सवाल भी आ रहे हैं कि आजकल लोग गिलोय के सेवन बहुत कर रहे हैं, सुषमा पूछती हैं, और इतना ज्यादा कर रहे हैं कि क्या ये सही है? देखिए, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि होम रेमेडीज किसको कहते हैं बेसिकली। ये होम रेमेडीज में आ रही है, घरेलू औषधियां। होम जी जी जी। रेमेडीज का मेरा अपना एक्सप्लेनेशन ये होता है कि कोई भी ऐसी बीमारी हमें ऐसे समय अगर हो जाती है कि हम चिकित्सक के पास जाने में असमर्थ हैं, या चिकित्सक की अवेलेबिलिटी नहीं है, या मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं है। मान लीजिए जैसे आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, जी फिजिशियंस जो हैं वो नहीं है पेशेंट को अटेंड कर। तो ऐसे में एग्जांपल दिया कि मेरे पेट में मान लीजिए दर्द हुआ, आपको बताया कि घर में अजवाइन, उसको ले लीजिए, हल्का सा खाने का सोडा जो हर घर में रहता है उसको मिला लीजिए, काला नमक ले लीजिए, और उसको एक गुनगुने पानी के साथ में आप ले लीजिए। आपने ये ले जी। लिया, आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक सही हो गई। उसके कुछ देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद आपको लगा कि मैं एक बार और ले लेता हूं,
उससे आप पूर्णतया ठीक हो गए। ये हो गया घरेलू नुस्खा, यानी कि होम रेमेडी। अगर जी वो ही रिपीट होता है आपको अगले दिन भी, या 2 से अधिक बार अगर वो रिपीट होता है, तो एज ए फिजिशियन ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप उसी को खाते रहें। आपको फिर निश्चित रूप से अपने फिजिशियन को दिखाना चाहिए। अब हो क्या रहा है, हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पर पॉपुलेशन डॉक्टर्स की संख्या काफी कम है, तो ऐसे में एक बड़ी कॉमन सी चीज आपने भी गौर किया होगा कि प्रिस्क्रिप्शन बहुत फैलता है। आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिया, आप उससे ठीक हो गए, तो आप अपने फ्रेंड को कह दोगे, अरे ये ले लो, मैं बिल्कुल ठीक होगी, चिंता ना करो। जी जी जी। तो ये अभी जो चीज चल रही है, बहुत ज्यादा प्रयोग चल रहा है, ये 2 कारणों से चल रहा है। एक सोशल मीडिया का दुष्परिणाम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर रोज नई नई वीडियोस आती हैं, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, और हम लोग ऐसे प्रॉन हो गए हैं कि हम उसकी ऑथेंटिसिटी भी नहीं ट्राई करते जानने की, कि आखिर बिल्कुल ये सोर्स क्या है, ये आदमी है कौन। लंबे समय तक लिया औषधि को अगर आपने 2 महीने लिया, तो उसको 15 दिन का एक गैप दे दें। तो ये एक इस तरीके का तरीका होना चाहिए। बिल्कुल। और एक चीज मुझे और जाननी थी कि जब आयुर्वेदिक किसी भी चीज की बात आती है तो हम उसमें बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और अपना उबाल की करके और बिना डॉक्टर से पूछे भी कई बार वो हम सेवन करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये तो हमारी भारतीय पद्धति है और इससे ये तो हम कर लेंगे। जैसे बाकी चीजों में हम डॉक्टर से एक बार राय लेते हैं पर यहाँ पे वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। एक्चुअली ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे वो हैं जो अधिकांश हमारे किचन में भी हैं, कुछ को छोड़कर। जी लेकिन अब यहाँ फिर वही एक बात आती है, औषधि की परिभाषा क्या है। हम रोज हल्दी डाल रहे हैं, रोज दालचीनी भी डाल रहे हैं, रोज काला नमक और अजवाइन ये सारा लगाते हैं ना छोंक में, तो जी। वो कलिनरी में है, तो वो औषधि कब बने। तो औषधि की सिंपल परिभाषा, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये सिंपल परिभाषा व्यवहारिक, इस धरती पर उपलब्ध कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा द्रव्य जिसको निश्चित मात्रा में, निश्चित समय के लिए और निश्चित अनुपान व्हीकल के साथ प्रयोग किया जाए, तो वो औषधि हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि आपके गले में खराश है, तो 5 काली जी मिर्च या छींकें आ रही हैं, 5 काली मिर्च और 5 ग्राम मिश्री, इसको आप हल्का सा दरड़ा सा कर लीजिए और सवेरे उठ के खाली पेट आप गुनगुने पानी के साथ इसको ले लीजिए, तो ये औषधि हो गई। और अगर आपने 3 काली मिर्च पीस के चाय में डाल दी, तो वो मसाला हो गया। तो आयुर्वेद की औषधियां चूंकि प्रचलित काफी सारे हिंदुस्तान के बुजुर्ग लोगों से परंपरागत तरीके से भी ये नॉलेज आगे जाती है, इनहेरिट होती है, तो विश्वास तो इसलिए है। दूसरा, हमारे देश में रेगुलेशंस की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। जी जी जी। ओटीसी जो ओवर द काउंटर ड्रग हम मान के चलते हैं, तो जब कभी आयुर्वेद का ड्रग एक्ट में इंक्लूजन हुआ था, तो उस समय आयुर्वेद को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए इसको ओटीसी में डाल दिया गया था कि इसको लेने के लिए किसी फिजिशियन के पर्चे की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आयुर्वेद के मेडिकल स्टोर को आरंभ करने के लिए भी किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जबकि अच्छा एलोपैथ और होम्योपैथ के मेडिकल ऑफिसर के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, बट आयुर्वेद का मेडिकल स्टोर कोई भी चला सकता है। तो इसके पीछे जो रीजन रहा था उस समय, हम बहुत लंबे समय तक सप्रेस किए गए थे, तो जस्ट टू बूट आवर पैथीज, बूस्ट करने के लिए इसको ये सब उस समय रहा होगा। लेकिन अब बहुत बड़ी मात्रा में आयुर्वेद के फिजिशियंस हर जगह हैं। अगर मैं आज की फिगर बताऊं, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 10 लाख आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं, और इट्स अ गुड नंबर। और तो डॉक्टर को सलाह लेने में, और एक और खास बात है, अधिकांश मैंने बहुत थोड़ी सी परसेंटेज में ऐसे होंगे कि जिनकी फीस आपको देने से पहले एक बार सोचना पड़े, ज्यादातर की फीस भी बहुत कम होती है। जी जी जी। 100-200 रुपए तक की कंसल्टेंसी वाले लोग मिल जाएंगे, 700-1000 रुपए की कंसल्टेंसी के कम लोग होते हैं। तो जी ये जी जी। इनको कंसल्ट कर लेना चाहिए, और बहुत जेनरस होते हैं, बहुत बार फ्री में भी सलाह दे देते हैं।
तो जाते जाते अब आप जो मतलब जो घर में ही हैं, सुरक्षित हैं, उन्हें कोविड नहीं हुआ, लेकिन कई बार मेंटली एक छोटी सी चीज से भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अब हम लोग भी घबरा जाते हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि भाई खान पान अपना किस तरह से रखें और किस तरह से चीजों को लेकर के आगे बढ़ें और अपने आप को स्ट्रांग बना के रखें? देखिए इंदु जी, इसमें मैं सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि ये जो समय चल रहा है ये बहुत अच्छा समय नहीं है, बहुत खराब समय है। और इसमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हमें पॉजिटिव एटीट्यूड की। जी। क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि अगर हम कहीं फंसे हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर है, तो हमें एक सही निर्णय की जरूरत होती है। और सही निर्णय कभी भी स्ट्रेस ब्रेन नहीं ले सकता। तो हमें अपने विचारों में पॉजिटिविटी लानी चाहिए। टीवी को दिन भर में 10 मिनट से ज्यादा नहीं देखना चाहिए। व्हाट्सएप पर अगर कोई चीज कोरोना से संबंधित आपको लग रहा है कि अमुक व्यक्ति मेरे जानने वाला है और वो ऑथेंटिक है, तो ही उसको पढ़िए, नहीं तो इग्नोर करिए। सवेरे थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। और एक चीज जो बहुत मेट्रोज में बहुत उल्टा हिसाब हो रहा है, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, विंडोज कभी ओपन नहीं करते। जी जी जी। तो पूरे घर में सवेरे उठिए, एक बार ऐसा कीजिए कि क्रॉस वेंटिलेशन जरूर हो जाए। अपने कर्टेन्स को हटाइए, विंडोज खोलिए, जाली लगी रहने दीजिए। और अगर हो सके तो एक बहुत अच्छा सा प्रयोग हम लोगों ने किया है फ्यूमिगेशन का, धूपन का। हाँ। वो जरूर कीजिए। एक दिन में एक बार कर लें तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, नहीं तो सप्ताह में 2 बार कर लीजिए। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे? अगर कहीं उपलब्ध हो सके, जैसे गाय का गोबर का कंडा जी। मिल जाता है, आजकल तो शहरों में भी मिलने लगा, ऑनलाइन भी मिलने लगा। तो गोबर का कंडा गाय का लेकर उसके ऊपर जो है, हमें 4-5 ही चीज चाहिए, यानी कि जो इजीएस्ट वे है मैं वो बता रहा हूं आपको। उसमें हम्म। सबसे जरूरी जो इंग्रेडिएंट है वो गोबर का कंडा है। उसके बाद में देसी घी है, अगर गाय का हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपके पास में कपूर होना चाहिए, जी। अजवाइन होनी चाहिए, तुलसा जी की सूखी पत्ती, गिलोय की सूखी डंडी या तुलसा जी की डंडी, नीम के सूखे पत्ते जो आज खूब मिल जा रहे हैं, आप चाहे महानगरों में रह रहे हो चाहे गांव में रह रहे हो। आजकल चूंकि हवा तेज चलती है, धूप बहुत तेज हो रही है, तो खूब बड़ी मात्रा में पत्ते मिलते हैं। उनको जी। इकट्ठा कर लीजिए, कंडे को हल्का सा उसमें घी लगाइए और कपूर रख के उसको जला लीजिए। किसी प्लेट में रख सकते हैं। और नहीं तो आजकल फैशन के लिए हुक्के की चिलम या कोई भी अर्दन रिपोर्ट मिलता है, हर जगह बैठे जी। हुए लोग रहते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही उसमें से आग निकलने लगे तो सरसों, हम्म। साबुत सरसों, साबुत अच्छा। अजवाइन, साबुत सरसों, साबुत अजवाइन, ये क्रश कर लीजिए थोड़ी थोड़ी सी। और जो तुलसी और नीम के पत्ते और गिलोय की अगर पत्ते हों, उन सबको उसके ऊपर डालिए, थोड़ा सा घी डालिए। तो क्या होगा कि फ्लेम आएगी, उसके बाद जी। उस फ्लेम को आप बंद कर दीजिए, जैसे अगरबत्ती अच्छा। को बुझा देते हैं। ओके। तो वो जो फ्यूम आएगी वो बड़ी सुगंधित होती है, क्योंकि सरसों हो उसमें भी एसेंशियल ऑयल होता है, अजवाइन में भी एसेंशियल ऑयल होता है, कपूर में भी होता है। तो उसको आप पूरे घर में घुमाइए। अच्छा। ठीक है। उसके दो लाभ हैं। एक तो ये है कि वो वायरस पे तो अभी स्टडी हवन की नहीं हुई है, लेकिन बैक्टीरिया पे बहुत स्टडीज हो चुकी है ओके। कि जो हवन है, ये भी हवन हम्म। ही है, फ्यूमिगेशन इज हवन, हवन नथिंग है। एल्स। जी। तो इसको आप करेंगे तो एक तो वातावरण सुगंधित रहेगा, मक्खियां भाग जाएंगी। और अब चूंकि मच्छर ब्रीडिंग टाइम भी है, तो मच्छरों से भी हमें सुरक्षा मिल जाएगी। और बहुत अच्छी एसेंशियल ऑयल्स अजवाइन और सरसों के उसमें से मिलता है। लेकिन अगर मिल जाए, अगर, तो इसमें दो और एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं, गुग्गुल और लोबान। अच्छा। वो भी अगर डाल देंगे, वो भी अगर डाल देंगे तो उनसे क्या होगा कि गुग्गुल जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कॉम्पैक्ट कर लेता है, और रेजिन होने के नाते। और ऐसे ही लोबान भी रेजिन होता है। और उनमें से बहुत सारे वायरसेस हैं, इनको किल करने में काफी हेल्पफुल होती हैं। हम्म। तो एक ये आप कर सकते हैं। थोड़ी ठीक। सी फिजिकल एक्सरसाइजेज मेल फीमेल दोनों को जरूर करनी चाहिए, अपनी आयु जी। के अनुसार। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नहीं है कि आप बहुत जिम में जाएं या कुछ ऐसा करें। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज,
बस जी इतना सा है, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, जो भी आप ऐसा करना चाहें कि जिनको हम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि जी सब जी घर जी। पर हैं, कर सकते हैं। तो इन सब से भी पॉजिटिविटी बढ़ती है। जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नींद भरपूर लीजिए, क्योंकि नींद का जो कंसेप्ट है वो हमारी टायर्डनेस ही नहीं है, हमारी सेल्स भी रिजनरेट होती हैं जब हम सोते हैं। जी जी जी। तो नींद भरपूर लें, ये 3-4 चीजें, फिजिकली और मन को पॉजिटिव रखें, अलर्ट रहें, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत संकट का समय है, निकल जाएगा। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ जो लोग सुनेंगे उनके पास और सवाल होंगे, और उन सवालों को लेकर के एक बार फिर से मैं आपसे जरूर बात करूंगी। जी और आज जी के लिए जरूर। ये जानकारी बहुत ही उपयोगी है। जी जी धन्यवाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।